नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान पर प्रहार लगातार, भारत ने सभी तरह के आयात पर लगाया प्रतिबंध। समुद्री क्षेत्र भी पाकिस्तान के लिए बंद, डाक और पार्सल सेवाओं पर रोक। भारत और अंगोला के बीच पारंपरिक चिकित्सा, कृषि और संस्कृति के क्षेत्र में हुए समझौते। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद को बताया मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा। अंगोला के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ जताई एकजुटता। शिमला की संजौली मस्जिद को गिराने का आदेश कोर्ट ने बताया पूरी तरह से अवैध। कहा, नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई मस्जिद, वक्फ बोर्ड पेश नहीं कर पाया वैध दस्तावेज। वेव्स समिट में एवीजीसी एक्सआर क्षेत्र में कई पहलों का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनने की भारत की क्षमता पर दिया जोर। एंथनी अल्बनीज़ी लगातार दूसरी बार चुने गए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। 21 वर्षों में पहली बार मिली ऐसी जीत। प्रधानमंत्री मोदी ने एंथनी अल्बनीज़ी को दी बधाई। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत ने पाकिस्तान को एक और तगड़ा झटका दिया है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने पाकिस्तान से सभी वस्तुओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 2 मई को अधिसूचना जारी की गई और इसमें कहा गया कि अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर प्रतिबंध लगाया जाता है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को हर तरफ से घेरने की तैयारी चल रही है। भारत ने पहले सिंधु जल संधि रद्द कर दिया था और भारत में रहने वाले पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का भी आदेश दिया और पूरी तरह से आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। भारत सरकार ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से आने वाले कोई भी पत्र या पार्सल पर रोक लगा दी है। ये रोक हवाई और सतही मार्गों से आने वाले पत्र और पार्सल पर लगाई गई है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने पाकिस्तान से वस्तुओं के आयात पर रोक के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान से निर्यातित या पाकिस्तान में उत्पन्न किसी भी वस्तु के प्रत्यक्ष या परोक्ष आयात पर और परिवहन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के साहसी और निर्णायक कदम का हार्दिक स्वागत किया है। यह निर्णय एक सशक्त और स्पष्ट संदेश देता है कि पाकिस्तान की ओर से निरंतर शत्रुतापूर्ण गतिविधियों और भारत विरोधी रुख के बीच व्यापारिक एवं आर्थिक संबंध नहीं बनाए जा सकते। उन्होंने कहा कि ये कदम न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के अनुरूप है बल्कि देश के व्यापारिक समुदाय और आम नागरिकों की भावना का भी सम्मान करता है, जो लंबे समय से आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। पाकिस्तान से वस्तुओं के व्यापार और परिवहन पर रोक लगाकर सरकार ने राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट कर दी है। यह निर्णय निश्चित रूप से एक स्पष्ट संदेश देता है कि पाकिस्तान की ओर से निरंतर शत्रुतापूर्ण संबंध और गतिविधियां बनी रहें और भारत विरोधी रुख के बीच व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियां चल नहीं सकती हैं। यह कदम न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के अनुरूप है बल्कि देश के व्यापारिक समुदाय और आम नागरिकों की भावना का सम्मान भी करता है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि सजा मिलेगी और वो कल्पना से परे होगी। पूरे देश के व्यापारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मजबूती से खड़े हैं। और वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश में आक्रोश का माहौल है और सरकार की संभावित कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। और इस बीच कांग्रेस सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक पर विवादित बयान से कांग्रेस सवालों के घेरे में है। चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर बीजेपी हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत में कहा कि कांग्रेस हर समय पाकिस्तान परस्ती की बात करती रही है। तरुण चुग के मुताबिक कांग्रेस और उसके नेता सेना का मनोबल तोड़कर साजिश के तहत आतंकवादियों और सेना को ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं।
पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद जहां पूरे देश का खून खौल रहा है, वहीं रणनीतिक तौर पर भारत पाकिस्तान से किसी भी समय इस हमले का बदला ले सकता है। ऐसे में जहां देश में विपक्ष को सरकार के साथ होना चाहिए, ऐसे में कांग्रेस का अजीबोगरीबी बयान कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवालिया निशान लगाता है। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने देश की सेना का अपमान किया है, देश की सुरक्षा एजेंसियों का अपमान किया, पूरे राष्ट्र का अपमान किया। ये कांग्रेस की पाकिस्तान प्रस्त सोच का जीता जागता उदाहरण है। कुंठित मानसिकता से ग्रस्त एक खास वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस बार बार देश के जाबाज सुरक्षा बलों का, देश की वीर सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रही है। और वही भाषा बोल रही है जो भाषा पाकिस्तान का मीडिया या ISI बोल रही है। इस घटना के बाद पूरा विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार के साथ था। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बाकायदा सपोर्ट किया इस मुद्दे पे कि हम देश के साथ हैं, और CWC की मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बोला कि पार्टी लाइन के बयान के बाद कोई नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद इस तरह के बयान कहीं ना कहीं, ये अकेला बयान नहीं, इससे पहले अगर बात करें रॉबर्ट वाड्रा की बात करें, सिद्धरमैया की बात करें, एक लंबी फहरिस्त है जो देश विरोध में ऐसी बात कर रहे हैं। कांग्रेस की बैठक के बाद खड़गे की टिप्पणी महापरिक्रमावादी की महाप्रकाष्ठा है। अपने मालिक को खुश करने के लिए आप देश की सेना का मनोबल तोड़ना चाहते हैं। जहां कांग्रेस को आतंक के मुद्दे पर देश के साथ खड़ा होना चाहिए था, आप सस्ती राजनीति कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा जो कदम है सरकार की तरफ से, लगातार पाकिस्तान घबराया हुआ है, सिंधु परियोजना बंद कर दी, और अब एक नया जो हमारे साथ इंडिया का और पाकिस्तान का जो ट्रेड था उसको पूरी तरह से बंद कर दिया। पाकिस्तान से सभी प्रकार के आयात पर प्रतिबंध लगाना मोदी सरकार का स्पष्ट संदेश है। जो आतंक फैलाएगा वो भारत के बाजार में नहीं दिखा जाएगा। ये निर्णय केवल व्यापारिक नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सम्मान का सवाल है। भारत की सरकार ने श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितने भी 7 फैसले लिए, सातों के सातों फैसले पाकिस्तान को उसकी नानी याद कराएंगे। भारत अब जवाब नहीं, कार्रवाई करता है। जहां भारत सरकार रणनीतिक तौर पर पाकिस्तान पर कार्रवाई कर रही है, ऐसे में कांग्रेस के इस तरह के बयान कहीं ना कहीं देश के खिलाफ है और सेना के शौर्य और पराक्रम के भी खिलाफ है। कैमरामैन अरमान के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज, दिल्ली। और वहीं अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंसाल्वेस लोरेंको ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई, जिसके बाद कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का फैसला हुआ। 38 वर्ष में अंगोला के किसी राष्ट्रपति का पहला भारत दौरा। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंसाल्वेस लोरेंको की बैठक हुई तो द्विपक्षीय सहयोग में विस्तार से जुड़े बड़े फैसले हुए। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों देशों में सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। इनमें कृषि और आयुर्वेद एवं परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों में सहयोग से जुड़े MOU शामिल हैं। भारत अंगोला सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम 2025-29 के निर्णय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन में अंगोला की सदस्यता संबंधी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भी सौंपा गया। साझा वक्तव्य में दोनों देशों ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता की बात कही। हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लोरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया। वी आर कमिटेड टू टेक फर्म एंड डिसिसिव एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट एंड दोज हु सपोर्ट देम। वी थैंक अंगोला for their support in our fight against cross-border terrorism. फैसला हुआ कि भारत अंगोला के साथ डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण में अपने अनुभव साझा करेगा।
साथ ही स्वास्थ्य सेवा, हीरा प्रसंस्करण, उर्वरक और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाया जाएगा। हमने अपनी एनर्जी साझेदारी को व्यापक बनाने का निर्णय लिया है। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी है कि अंगोला की सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन की डिफेंस क्रेडिट लाइन को स्वीकृति दी गई है। रक्षा प्लेटफॉर्म्स के रिपेयर और ओवरहॉल और सप्लाई पर भी बात हुई है। पीएम ने अफ्रीकी देशों के साथ भारत के बढ़ते सहयोग को रेखांकित किया। उन्होंने बीते एक दशक में इसमें हुई प्रगति की चर्चा की। पिछले 10 वर्षों में हमने अफ्रीका में 17 नई एम्बेसीज खोली हैं। $12 बिलियन से अधिक की क्रेडिट लाइंस अफ्रीका के लिए आवंटित की गई है। साथ ही अफ्रीका के देशों को $700 मिलियन की ग्रांट सहायता दी गई है। अफ्रीका के 8 देशों में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोले गए हैं। अफ्रीका के 5 देशों के साथ हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग कर रहे हैं। अंगोला के राष्ट्रपति ने भारत के साथ रिश्तों को अहम बताया। उन्होंने भारत से मिलने वाले सहयोग पर आभार भी जताया। इससे पहले शनिवार सुबह राष्ट्रपति भवन में अतिथि राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत हुआ। राष्ट्रपति और पीएम ने अंगोला के राष्ट्रपति का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका का प्रमुख देश अंगोला अपने तेल और खनिजों के भंडारों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तेजी से बढ़ती इस अर्थव्यवस्था से भारत के व्यापार संबंध भी लगातार बढ़ रहे हैं। बहुराष्ट्रीय मंचों पर भारत और अंगोला एक दूसरे का समर्थन और सहयोग करते रहे हैं। अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष होने के नाते अंगोला वैश्विक दक्षिण की भी महत्वपूर्ण आवाज है। अंगोला के राष्ट्रपति ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। उर्मिलेश चंद्रशेखर और अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंसाल्वेस लोरेंको भारत यात्रा पर हैं। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको का स्वागत किया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक अवसर है क्योंकि पिछले 4 दशकों में ये हमारे बीच पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। उनकी ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देश द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की स्थापना के 40 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। तो दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की 40वीं वर्षगांठ है और इसी को देखते हुए जो पारंपरिक जो आपसी रिश्ते हैं वो कैसे और ज़्यादा प्रगाढ़ हों, इस पर आगे की नीतियां भी बनती हुई नजर आ रही हैं। और साफ तौर पर सांस्कृतिक पहलुओं की जब हम बात करते हैं तो दोनों देशों के आपस के जो पारस्परिक संबंध हैं वो और ज़्यादा इस यात्रा के साथ मजबूत होते हुए नजर आएंगे। आप इन तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भव्य स्वागत तो किया ही गया और साथ ही साथ जब वार्ताएं हुई तो तमाम जो वैश्विक स्तर पर जो तमाम चुनौतियां उसमें कैसे दोनों देश साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं, इस पर भी विचार विमर्श किया गया। और साथ ही साथ आपसी रिश्तों को और कैसे प्रगाढ़ किया जाए और कैसे मजबूत किया जाए, इस पर पारस्परिक रूप से नए नीतिगत फैसले भी लिए गए हैं जो आने वाले समय में इन दोनों देशों के जो आपसी रिश्ते हैं उसको और ज्यादा मजबूती प्रदान करते हुए नजर आएंगे। भारत की पहली राज्य की यात्रा पर अंगोला गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम जोआओ मैनुएल गोंसाल्वेस लोरेंसो और उनके प्रतिनिधिमंडल का राष्ट्रपति भवन में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही। ये यात्रा ऐसे उपयुक्त समय पर हुई है जब दोनों देश इस वर्ष राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में बनी मस्जिद पूरी तरह से अवैध है और मस्जिद की सभी 4 इमारतें तोड़ी जाएंगी। शिमला नगर निगम की कमिश्नर कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाते हुए पूरी मस्जिद को अवैध माना और सभी मंजिलों को तोड़ने का निर्देश दिया है। संजौली मस्जिद पूरी तरह अवैध, मस्जिद के पूरे ढांचे को गिराने का आदेश।
नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई मस्जिद। वक्फ वकील नहीं पेश कर पाए कागजात। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के बहुचर्चित संजौली मस्जिद विवाद में निगम आयुक्त कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कमिश्नर कोर्ट ने संजौली मस्जिद को पूरी तरह से अवैध करार दिया है और इसे पूरी तरह से हटाने के आदेश दिए हैं। इससे पहले कोर्ट ने मस्जिद की ऊपरी 3 मंजिलों को अवैध बताया था और बाकी निचली 2 मंजिलों को लेकर वक्फ बोर्ड को मालिकाना हक के दस्तावेज पेश करने को कहा था। कोर्ट की सुनवाई में वक्फ बोर्ड मालिकाना हक के दस्तावेज पेश नहीं कर पाया, जिसके बाद कमिश्नर कोर्ट ने मस्जिद को अवैध बताते हुए उसे पूरी तरह से तोड़ने के आदेश दे दिए। कमिश्नर साहब के कोर्ट ने इस पूरी संजौली मस्जिद को गिराने का ऑर्डर जो है पारित कर दिया है। जो 2 फ्लोर जो बचे थे, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, उनको भी पूर्ण तरीके से अवैध एमसी कोर्ट ने माना है और उनको भी गिराने का आदेश आज कर दिया है। वक्फ बोर्ड के वकील ने कोर्ट में कहा कि इस जगह मस्जिद 1947 से पहले की थी, जिस पर वक्फ बोर्ड का अधिकार है। हालांकि इसे पुख्ता करने के लिए वक्फ बोर्ड कोर्ट में सही दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से पूछा कि यदि मस्जिद 1947 से पहले की थी तो पुरानी मस्जिद को तोड़कर नई मस्जिद बनाने के लिए नगर निगम से नक्शा सहित अन्य जरूरी अनुमति क्यों नहीं ली गई। कोर्ट ने कहा कि नियमों को ताक पर रखकर सारी मस्जिद बनाई गई है और ये पूरी मस्जिद अवैध है, जिसे तुरंत गिराया जाए। गौर करने वाली बात है कि मस्जिद के ऊपर की 3 मंजिलों को तोड़ने का आदेश निगम आयुक्त बीते साल 5 अक्टूबर को दे चुके हैं। इसके बाद से ही मस्जिद को तोड़ने का काम चल रहा था, लेकिन अब ताजा आदेश के बाद संजौली में रिहायशी इलाके में बनी मस्जिद को पूरी तरह हटाना होगा। मस्जिद को तोड़ने का काम वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी को खुद करना होगा। निगम आयुक्त कोर्ट में ये केस 15 वर्षों से चल रहा था। इस मामले में अब तक 50 से भी ज्यादा बार सुनवाई हो चुकी है। 31 अगस्त 2024 को शिमला के महेली में 2 समुदायों के बीच मारपीट हुई, जिसके बाद संजौली मस्जिद विवाद उठा और हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। 11 सितंबर को संजौली मस्जिद कमेटी ने अवैध बताए जा रहे हिस्से को हटाने की पेशकश की थी। 5 अक्टूबर को नगर निगम आयुक्त की अदालत ने मस्जिद की 3 मंजिलें तोड़ने को मंजूरी दी। इसके बाद इस मामले पर आयुक्त और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में काफी समय तक सुनवाई चली। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत से भी मुस्लिम समुदाय के पक्ष में निर्णय नहीं आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वेव्स 2025 की। मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 जारी है। 1 से 4 मई तक चलने वाले इस आयोजन में भारतीय फिल्म जगत के वैश्विक विस्तार के उद्देश्य से करीब 90 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत को मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य को लेकर चल रहे वेव्स 2025 के तीसरे दिन एक ऐतिहासिक पहल के तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी ने वैश्विक उद्योग जगत के प्रमुखों के साथ AVGC XR क्षेत्र में उच्च प्रभाव वाले सहयोग की एक श्रृंखला शुरू की। इन सहयोग का उद्देश्य मीडिया, मनोरंजन और इमर्सिव प्रौद्योगिकियों में वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। इस मौके पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत के पास मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में अपार प्रतिभा और विकल्प के साथ वैश्विक नेतृत्व करने की असीम संभावना है। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है, उस विजन के हिसाब से भारत मीडिया और एंटरटेनमेंट में ग्लोबल लीडरशिप लेने की ताकत रखता है। आई लुक फॉरवर्ड टू मोर एंड मोर इनपुट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स। We are very open-minded government. Our Prime Minister always encourages us to listen and make the changes which are required for helping our youngsters, helping our talent find the right opportunities. Waves के live, immersive and digital experience, how sports leagues are
ड्राइविंग इनोवेशन सत्र में पूर्व भारतीय क्रिकेटर अनिल कुंबले, यूटीटी के सह संस्थापक वीटा दानी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और ड्रीम सेट गो के सीईओ मनीष शाह ने हिस्सा लिया। इस सत्र के दौरान खेल जगत को और अधिक मनोरंजक बनाने के लिए इसमें नवाचार और तकनीक के समावेश पर जोर दिया गया। सत्र के दौरान पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले ने कहा कि क्रिकेट जगत में खेल के प्रसारण में काफी बदलाव आया है, जो कि भारत और दुनिया में खेल जगत की प्रगति के लिए काफी महत्वपूर्ण है। Like you said, most of the innovations that have come in cricket have been broadcast driven. Whether it was the speed gun at the start of when it first came in to understand what the speeds at which the bowlers were bowling at, to what it is now. Even data, cricket has always produced data. Every ball produces millions of data points. But for all of that to be assimilated and ensured that people can dice it through has been thanks to broadcast. And they have come through with various statistics and all of that. वेब सम्मेलन के एक अन्य सत्र मीडिया इन इंडिया पास्ट 25 इयर्स एंड जर्नी अहेड टू 2047 में जियो स्टार के वाइस चेयरमैन उदय शंकर ने हिस्सा लिया। उन्होंने भारत में मीडिया के विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती लोकप्रियता के बीच अब जरूरत है इसकी गुणवत्ता और तकनीक को और बेहतर बनाने की, जिसमें कंटेंट की गुणवत्ता, नई तकनीकों का समावेश और दर्शकों के लिए मनोरंजक अनुभव बेहद अहम है। The growth of media in India, especially the visual media in this country, is one of the most spectacular stories anywhere in the world. From the launch of satellite television, which almost snuck in from, in the absence of a regulation and determined effort from outside and through local enterprise, to the time that this is one of the most deeply penetrated, video market now. सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू ने मुंबई में चल रहे वेव्स शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना का साकार रूप बताया। उन्होंने कहा कि वेव्स 2025 का आयोजन शानदार तरीके से चल रहा है और वेव्स बाजार में अभी तक करीब 1000 करोड़ की खरीद फरोख्त हो चुकी है। वेव्स बाजार में लगभग 1000 करोड़ की खरीद फरोख्त अभी तक हो चुकी है। बहुत सारे सेशंस, थॉट लीडर्स का आना, उनकी नेटवर्किंग, उनकी कॉन्वर्सेशंस, ये सब हमारे देश की मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में एक मील का पत्थर बनकर साबित होगी, ऐसी हमें कल्पना है। वेब्स समिट की महत्वाकांक्षी पहल वेब्स बाजार मीडिया और मनोरंजन उद्योग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में उभरी है। विभिन्न देशों के रचनाकारों को निवेशकों और खरीदारों से जोड़कर उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई ये पहल भारत को कंटेंट के व्यावसायीकरण के लिए एक रणनीतिक केंद्र बनाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं वेव्स 2025 आम जन के लिए खोल दिया गया है। वेव्स समिट में भारी भीड़ देखी जा रही है। वेव्स समिट आम जन के लिए कभी ना देखने जाने वाले अनुभव लेकर आया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यहाँ की ऊर्जा गजब की है, ये दुनिया अलग है। ये है वेव्स समिट 2025, जहाँ एक के बाद एक अनुभव दर्शकों को देखने को मिल रहे हैं। विभिन्न राज्यों के पवेलियन, गेमिंग एरिनास, इमर्सिव जोन, छात्र इनोवेटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, आम जन बड़ी संख्या में वेव समिट में पहुंच रहे हैं। यादों को समेटे नई तकनीक के साथ ताल मिलाता प्रसार भारती पवेलियन भी बड़ी संख्या में सितारों और दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। छत्रपति संभाजी नगर में हम कुछ इनोवेटिव आइडियाज लेके काम कर रहे हैं म्यूजियम्स का, तो उस हिसाब से ये पवेलियन जो है हमने अभी जो देखा है तो वो हमको बहुत यूजफुल होगा। वहाँ पे वो जो आप देख रहे हो ना, वहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा एंड इट कन्वर्टेड, मतलब उन्होंने मेरा नाम कन्वर्ट किया ब्राह्मी स्क्रिप्चर में। बहुत अच्छा लगा मैंने। और ये पवेलियन सेंटर वाकई बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अच्छा। ये हमने कई मीडिया हाउसेस देखे, टेलीविजन इंडस्ट्री देखी, फिल्म इंडस्ट्री देखी, और जियो कन्वेंशन सेंटर में जो वेव्स का ये आयोजन किया ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, ये अपने आप में अनोखा है। मोदी जी ने जो भी इनिशिएटिव ये लिया है बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के, और बहुत आगे और ऐसे भी होता रहे, वेव्स हमारे यहाँ ही होता रहे तो ही बहुत अच्छा मतलब है। वेव मंच है सपनों को साकार करने का, युवाओं को नए अवसर देने का। यहाँ की चकाचौंध दर्शकों की आंखों में साफ नजर आ रही है। मैंने काफी स्टॉल घूमे, मेटा, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, इवन प्रसार भारती का भी स्टॉल बहुत बढ़िया है।
और इससे बहुत अवेयरनेस यूथ में आ गई है, इंक्लूडिंग आई एम अ सीनियर सिटीजन, सो आई हैव ट्राइड ऑल द AI बेस्ड एप्स। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि ऐसे स्टॉल, ऐसे जो एग्जीबिशन साल में 2 बार एटलीस्ट होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आया तो ये देखा कि नए नए टेक्नोलॉजीज आए हैं हमको सीखने के लिए एंड हमको मार्केट में एंटर करने का मौका मिलेगा, तो ये एक्सपीरियंस काफी अच्छा लगा। मैंने YouTube का स्टॉल देखा, Netflix का स्टॉल देखा, Amazon का स्टॉल देखा और अभी हम लोग प्रसार भारती पे खड़े ही है, तो बढ़िया, हाँ मुझे काफी अच्छा लगा। इंटरैक्टिव सेशन, इमर्सिव एक्सपीरियंस दर्शकों को एक अलग ही दुनिया में ले जा रहे हैं। वेव समिट का ये आयोजन कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हो रहा है। अवसरों के, संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है, लोगों को फिर सपने देखने के लिए मजबूर कर रहा है। जया सिन्हा के साथ तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और वहीं वेव से 2025 में बड़ी संख्या में छात्र, इनोवेटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और आम जन पहुंच रहे हैं। समिट में प्रसार भारती पवेलियन भी बड़ी संख्या में फिल्मी सितारों और दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। फिल्म अभिनेता आमिर खान भी शनिवार को प्रसार भारती पवेलियन पहुंचे और इस दौरान उन्होंने प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी से भी मुलाकात की। तो ये थी खबरें वेव से जुड़ी हुई। अन्य खबरों का रुख करें तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज महाराष्ट्र और तमिलनाडु से पश्चिमी राजस्थान को जोड़ने वाली 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये मेरा बचपन से ही एक सपना था। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज ये पूरा हुआ है। साथियों, आज राजस्थान और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान को जोड़ने वाली 2 ट्रेन्स, एक महाराष्ट्र से और एक तमिलनाडु से रवाना हो रही है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा कि मोदी जी ने वर्षों से जो हमारी डिमांड थी, मैं जब एक छात्र था तब से ये डिमांड थी, ये डिमांड आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी की है। और वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जो काम 70 साल में नहीं हुआ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 साल में हुआ है। वहीं 34,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनाए गए हैं। जर्मनी का जितना नेटवर्क है उतना केवल 10 सालों में जोड़ा गया है। जो 70 साल में काम नहीं हुआ वो मोदी जी ने 10 वर्षों में करके दिखाया। 1300 स्टेशन का पुनर्निर्माण कोई सोच नहीं सकता था। दुनिया में आज ये सबसे बड़ा स्टेशन रीडेवलपमेंट कार्यक्रम अगर कहीं पर हो रहा है तो वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत में हो रहा है। 34,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनाए। ये 34,000 का मीनिंग आप समझो। पूरे जर्मनी जैसे समृद्ध राज्य का जितना नेटवर्क है उतना तो मोदी जी ने 10 वर्षों में जोड़ दिया है। और वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नासिक, उज्जैन और राजमुंदरी में महाकुंभ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पिछले हफ्ते नासिक कुंभ की तैयारियों का पहला रिव्यू भी किया गया है। जल्द नासिक में जाकर मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। जिस तरह से प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी हुई, वैसे ही नासिक में, उज्जैन में और राजमुंदरी में भी महाकुंभ की बड़ी तैयारी चालू हो चुकी है। पिछले ही हफ्ते मैंने नासिक के कुंभ के लिए क्या क्या तैयारियां करनी है उसका ऑलरेडी पहला रिव्यू किया है। दूसरा रिव्यू मुंबई में आके महाराष्ट्र शासन के साथ मिलकर करेंगे, फिर नासिक में जाके पूरा कंप्लीट मास्टर प्लान तैयार करेंगे। और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बुलेट ट्रेन परियोजना स्थल का दौरा किया और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने भारत की पहली हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा भी की। केंद्रीय मंत्री ने प्रमुख निर्माण क्षेत्रों का निरीक्षण किया, इंजीनियरों और अधिकारियों से बातचीत की और महत्वाकांक्षी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को समय पर
पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने रेलवे बुनियादी ढांचे को बदलने और आर्थिक संपर्क को बढ़ावा देने में परियोजना के महत्व को दोहराया। मुंबई का बीकेसी में जो स्टेशन का काम है, बहुत तेजी से काम चल रहा है। अगर आप काम को देखें तो B3 जो लोएस्ट हमारा बेसमेंट 3 है, उसका तेजी से काम चल रहा है। जो साइड की जो वॉल्स को स्ट्रेंथ देने का काम था वो कंप्लीट हुआ है। अब स्टेशन की वॉल्स बननी चालू हो गई है। साथ ही साथ टनल का काम भी आगे बहुत तेजी से चल रहा है। ये स्टेशन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इसके ऊपर बनेगी, बहुत बड़ी। और B3, B2, B1 3 बेसमेंट है। B3 में गाड़ियां रहेंगी, B2 में ऑपरेशनल वर्क रहेगा और B1 और ग्राउंड लेवल पे आके पैसेंजर्स स्टेशन के अंदर एंटर होंगे। एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास स्टेशन का काम चल रहा है। और वहीं इसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नवी मुंबई के जोईनगर में सिग्नल और दूरसंचार कार्य यार्ड का भी निरीक्षण किया। तो केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, और आपको ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो रेलवे का जो काम है वो किस तरह से किया जा रहा है। और साफ तौर पर क्योंकि बुलेट ट्रेन को लेकर जिस तरह की जो तैयारियां हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही हैं और ये तैयारियां भी चरम पर हैं। ऐसे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहाँ पर पहुंचकर इसका दौरा किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पनवेल स्टेशन का भी दौरा किया और इस दौरान उन्होंने पनवेल स्टेशन के ट्रैक्स को और अन्य स्थलों का भी यहाँ पर निरीक्षण किया। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो पूरा निरीक्षण किया गया है और कार्य कितनी तेजी से यहाँ पर जारी है और कितनी जल्द पूरा हो पाएगा, इसको लेकर ये जायजा इन्होंने यहाँ पर लिया है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अपनी वियतनाम यात्रा के दौरान हो ची मिन्ह सिटी में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इस मौके पर उनके साथ आंध्र प्रदेश के पर्यटन मंत्री दुर्गेश कंडूला और वियतनाम में भारतीय राजदूत संदीप आर्य भी मौजूद रहे। और इस मौके पर काफी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग भी मौजूद रहे, जिनसे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बातचीत भी की। भगवान गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेषों को वियतनाम में एक भव्य सार्वजनिक शोभा यात्रा के माध्यम से थान ताम पैगोडा लाया गया और अब इन्हें सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रख दिया गया है। पहले ही दिन श्रद्धालुओं का काफी संख्या में तांता लगा रहा। वहीं इस दौरान हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने बौद्ध साध्वी बरखा मदान से भी खास बातचीत की। गौरतलब है कि पवित्र अवशेषों को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय और अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध परिसंघ के सहयोग से प्रदर्शित किया जा रहा है और इन्हें 7 मई तक हो ची मिन्ह शहर में जनता के लिए प्रदर्शित किया जा रहा है। उसके बाद 21 मई तक ताई निन्ह, हनोई और हा नाम में प्रदर्शित किया जाएगा। हम वियतनाम के थाम तान पैगोडा में हैं, जहां पर भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है। इस पे ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बौद्ध भिक्षुणी बरखा मदान जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। ये जो भगवान बुद्ध के अवशेष हैं, ये नागार्जुना कोंडा आंध्र प्रदेश के अवशेष में पाए गए थे और ये बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस और बहुत ही सेक्रेड रेलिक्स माने जाते हैं। इनको सारनाथ में रखा गया था, उनके बाद इन्हें पूरी रिचुअल की प्रथा के साथ दिल्ली म्यूज़ियम में लाया गया, नेशनल म्यूज़ियम में। उसके बाद यहाँ पर वैसाख का जो UN सेलिब्रेशन हो रहा है, उसके तहत इसको अभी वियतनाम हो ची मिन्ह सिटी और इस पगोड़ा में रखा गया है और मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि मैं इस डेलीगेशन का हिस्सा हूँ। हम सब जानते हैं कि भगवान बुद्ध शांति के प्रिय हैं और हम लोग जैसे मुझे ऐसे लगता है कि जितना पूरा डेलीगेशन यहाँ पर आया है श्री किरेन रिजिजू के लीडरशिप में, हम लोग सब जैसे बुद्ध के एम्बेसडर हैं ना, एम्बेसडर ऑफ पीस, शांति के दूत अपने आप को इस तरह महसूस कर रहे हैं। इस पवित्र कार्य के लिए वियतनाम सरकार ने भारत की हार्दिक रूप से कृतज्ञता जाहिर की है। कैमरामैन YK लोकनाथ के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज़, वियतनाम। और भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर सुहास शेट्टी हत्याकांड को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA को सौंपने का अनुरोध किया है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि अतीत में NIA ने इस तरह की लक्षित हत्याओं में PFI की भूमिका को सफलतापूर्वक उजागर किया था
और इस बात का संदेह बढ़ रहा है कि इस मामले में भी इसी तरह की ताकतें शामिल हो सकती हैं। उन्होंने लिखा कि इसे देखते हुए मैं केंद्रीय गृह मंत्रालय से सुहास शेट्टी की हत्या की जांच NIA को सौंपने का पुरजोर आग्रह करता हूं। केंद्रीय एजेंसी की जांच से निष्पक्ष, पारदर्शी और गहन जांच सुनिश्चित होगी और जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाने में मदद मिलेगी। बता दें कि कर्नाटक के मंगलुरु में गुरुवार देर रात हिंदू कार्यकर्ता सुहास शेट्टी की अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी। पंजाब हरियाणा जल विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जल विवाद पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब अपने आवंटित हिस्से से कहीं ज्यादा मात्रा में पानी का उपयोग कर रहा है और वहीं दूसरी ओर हरियाणा को उससे आवंटित हिस्से से 17% कम पानी मिल रहा है। भगवंत मान की सरकार तथ्यों को तोड़ मरोड़कर केवल भ्रमित करने का काम कर रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को पानी छोड़ने का जो निर्णय 23 अप्रैल को लिया था, उसके क्रियान्वयन में पंजाब के अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं। उस दिन मान साहब ने मुझे स्पष्ट आश्वासन दिया था कि वे तुरंत अपने अधिकारियों को निर्देश देकर कल ही इसका समाधान सुनिश्चित करवाएंगे। बड़ी हैरानी की बात है, मान साहब ने अपनी राजनीति को ऊपर रखते हुए एक वीडियो जारी करके तथ्यों को दरकिनार करते हुए जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया। और केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा तमिलनाडु के दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान वो वेल्लोर पहुंचे और यहां उन्होंने श्री लक्ष्मी नारायण स्वर्ण मंदिर में पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित समारोह में भारतीय मध्यस्थता संघ के शुभारंभ और प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस BR गवई, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि लोगों को न्याय दिलाने में मध्यस्थता की अहम भूमिका रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि लोगों को समय पर न्याय दिलाने में मध्यस्थता की अहम भूमिका है। शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित पहले राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि मध्यस्थता के जरिए अदालतों पर बढ़ते मुकदमों के बोझ को कम करने में मदद मिल सकती है और ये न्यायिक व्यवस्था को और अधिक सक्षम बना सकता है। Mediation, as I understand, is an essential part of the delivery of justice, which is at the heart of the Constitution of India, our founding text. Mediation can speed up the delivery of justice not only in the specific case under consideration, but also in other cases by reducing the burden on courts of a large number of litigation. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने में मध्यस्थता अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता प्रक्रिया को व्यापक मान्यता दिलाने के मकसद से ही 2023 में मध्यस्थता कानून लाया गया। Mediation, when we see it this way, becomes a key instrument to realize the vision of Viksit Bharat by 2047. It was with this understanding that the government, as part of a series of legal reforms, took steps to have a consolidated law on mediation. The result was the Mediation Act 2023, which provides comprehensive recognition to the mediation process. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि मध्यस्थता हमारी कानून व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाती है। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति एक मनोवैज्ञानिक की तरह काम करता है। Mediation increasingly gains limelight in our legal and institutional discourse. I often hear a recurring observation
That mediation is intrinsic to Indian culture, woven in the very fabric of how we have historically resolved our disputes. It is said mediation reflects our instinctive preference for resolution through dialogue, through consensus. इस मौके पर भारतीय मध्यस्थता संघ की भी शुरुआत की गई। इस पहल का मकसद मध्यस्थता को संस्थागत रूप देना और विवादों के निपटारे के लिए मध्यस्थता को बढ़ावा देना है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उपलब्धि के रूप में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष को भारत से वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी लाया गया। 6 से 8 मई तक वियतनाम में मनाए जाने वाले संयुक्त राष्ट्र वेसाक दिवस समारोह का शुभारंभ हो गया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और आंध्र प्रदेश के मंत्री कंदुला दुर्गेश भिक्षुओं और अधिकारियों के साथ भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष को लेकर वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर पहुंचे। वियतनाम सरकार और वियतनाम बौद्ध संघ ने आगमन पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, जो दोनों देशों को एकजुट करने वाले गहन और साझा आध्यात्मिक मूल्यों को प्रदर्शित करता है। पवित्र अवशेषों को औपचारिक प्रार्थना के बाद थान ताम मठ में श्रद्धापूर्वक स्थापित किया गया। साथ ही शांति और मित्रता के प्रतीकात्मक संकेत के रूप में वियतनाम बौद्ध विश्वविद्यालय में भारत से लाया गया एक पवित्र बोधि वृक्ष का भी पौधा लगाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और आंध्र प्रदेश के पर्यटन मंत्री कंदुला दुर्गेश से डीडी न्यूज के संवाददाता गिरीश निशाना ने खास बातचीत की। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान द्वारा भगवान बुद्ध के अवशेषों को भारत से वियतनाम लाया गया है और यहाँ पर जगह जगह उन्हें प्रदर्शित किया जा रहा है। आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं किस तरह से भव्य आयोजन किया गया है। एक अलग उत्साह का माहौल इस समय देखने को मिल रहा है वियतनाम के अंदर। हम बात करते हैं, हमारे साथ केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू जी हैं, बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, वियतनाम अवशेष पहुँच चुके हैं? हम लोग भारत से बुद्ध भगवान का अवशेष लेकर के वियतनाम आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय वेसाक दिवस का यहाँ महोत्सव भी मनाया जा रहा है और भारत ने इस बार सारनाथ से अपने भगवान बुद्ध का अवशेष को लेकर के आने का फैसला किया। ये बहुत बड़ा संदेश है और मेरे ख्याल से वियतनाम के लोग इसको जिस तरीके से, जिस आस्था के साथ इस अवशेष को यहाँ स्वागत किया है, ऐसा दृश्य देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि भावना और आस्था दोनों जुड़े हुए हैं। तो भावना और आस्था के प्रतीक जो दृश्य हमने देखा है वियतनाम में, ये दर्शाता है कि भारत बुद्ध का देश है और बुद्ध भगवान का जो संदेश है पूरे दुनिया में माना है। तो ये मैं मानता हूँ कि मुझे बहुत बड़ा एक अवसर मिला है कि बुद्ध का अवशेष को लेकर के प्रतिनिधिमंडल भारत का लेकर के वियतनाम पहुँचे हैं। जो अवशेष हैं भगवान बुद्ध के, वो यहाँ पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं वैसाख महोत्सव के लिए। कैमरामैन वाई के लोकनाथ के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, वियतनाम। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सरकार के 70 दिन पूरे होने पर प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत 70 साल के सभी बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए 70 गाड़ियां 70 दिन तक 70 विधानसभाओं में 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए लॉन्च की जा रही हैं। ये गाड़ियां राजधानी में घूमकर 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन करेंगी, जिससे तुरंत उनका कार्ड बने और तुरंत वे इस योजना का लाभ ले पाएंगे। ये योजना बुजुर्गों के इलाज के खर्च को कम करने में सहायक है, जिससे कमजोर परिवारों पर बोझ कम हो रहा है। 70 साल के दिल्ली में जितने बुजुर्ग हैं, उनका वय वंदना योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये गाड़ी 70 दिन 70 गाड़ियां 70 विधानसभाओं में 70 साल से ऊपर की उम्र के बुजुर्गों के लिए सरकार के 70 दिन पूरे होने के अवसर पर आज ये लॉन्च की जा रही है। और ये सभी गाड़ियां अलग अलग पूरी राजधानी क्षेत्र में घूम करके हर बुजुर्ग को जो 70 साल से ऊपर की उम्र का है उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे, तुरंत उनका कार्ड बने और तुरंत वो इस योजना का लाभ ले पाएं। आज दिल्ली सरकार के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है।
और वहीं देश भर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के डीसीपी रवि कुमार सिंह ने बताया है कि हमने अब तक दक्षिण पूर्वी जिले में 75 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस अवैध काम में संलिप्त 5 भारतीय एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने इन बांग्लादेशियों को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने और रहने में मदद की, जिनमें से दिल्ली पुलिस ने 47 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है। अभी तक तो हम लोग जो हैं साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में बात करूं तो 75 से ज़्यादा हम लोग बांग्लादेशी जो हैं इलीगल माइग्रेंट्स हम लोग पकड़ चुके हैं। इस केस में हम लोग जो हैं अभी 47 हमने बांग्लादेशी जो हैं डिटेन किए हैं और अरेस्ट किए हैं और 5 जो हैं इंडियन हमारे जो इनके एजेंट्स हैं जो यहाँ पे फैसिलिटेटर्स हैं वो हम लोगों ने अरेस्ट किए हैं इस केस में। अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है और भी गिरफ्तारियाँ इसमें हो सकती हैं। और राजस्थान में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के लिए पुलिस तलाशी अभियान चला रही है और इसके लिए राज्य सरकार अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को चिन्हित भी कर रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी सर्च अभियान चलाया गया है और जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया है कि अब तक बांग्लादेशियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन में 100 से ज्यादा संदिग्ध पकड़े गए हैं, जिसमें से स्पेशल ऑपरेशन में 86 लोगों के दस्तावेज फर्जी मिले हैं और इन सभी को हिरासत में लेकर दस्तावेज, कॉल डिटेल और लेन देन की जांच की जा रही है। ये कार्रवाई जयपुर के हसनपुरा, दौलपुरा और भांगरोटा इलाके में बने संदिग्धों के ठिकानों पर की गई है और इसके बाद सीबीआई के जरिए पत्राचार कर डिपोर्टेशन की तैयारी भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि फर्जी दस्तावेज बनाने वालों की भी पहचान शुरू कर दी गई है और इन पर जल्द कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। खासतौर से ऐतिहासिक इमारतें, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट पर अतिरिक्त पुलिस बल को लगाया गया है। वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से भी अफवाह न फैलाई जाए, इसकी भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। व्यक्तियों को थानों पर, लोकल थानों में बुला के उनके पास जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, पहचान पत्र का वेरिफिकेशन कर रहा है। अगर उनके पास प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नहीं मिल जाता है तो उनका ये माना जाएगा कि अवैध रूप से भारत में रह रहा है। तो इसी प्रकार हम अभी तक 86 लोगों को डिटेन कर चुका है और वो अभियान अभी भी जारी है। इस संख्या बढ़ने का पूरा संभावना है। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में म्यूनिख में प्रवासी भारतीयों ने जर्मनी के म्यूनिख शहर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। ये मार्च LMU के गेस्विस्टर शोल प्लाट्स से शुरू हुआ और म्यूनिख फ्री हाइट में समाप्त हुआ। प्रदर्शन में जर्मन सांसद डॉक्टर हंस थीस और म्यूनिख सिटी काउंसलर डेलिजा बालिडोनाज ने भाग लिया। वहीं इस विरोध प्रदर्शन में करीब 700 प्रदर्शनकारी भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की भू माफियाओं के खिलाफ जहां कार्रवाई जारी है, वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा काफी लंबे समय से भामोला में कब्जा की हुई 41 बीघा भूमि पर नगर निगम ने अपना कब्जा ले लिया है और इसके लिए नगर निगम ने बाकायदा जमीन पर अपने बोर्ड भी लगा दिए हैं। नगर निगम सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह ने बताया है कि काफी समय पहले से राजस्व विभाग द्वारा जांच कराई जा रही थी। AMU से इस जमीन के पेपर मांगे गए थे, लेकिन AMU उक्त जमीन के पेपर नहीं दिखा सके। मुक्त कराए गए जमीन की कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए है। मौला माफी नगर निगम के क्षेत्र में आता है। कुछ जमीनें थी 41 बीघा लगभग, वो जमीन जो है ऊसर बंजर के रूप में दर्ज थी। रसगत प्रकरण में राजस्व विभाग द्वारा भी जांच कराई गई और गहन जांच के बाद MU प्रशासन से भी उसके अभिलेख मांगे गए। जमींदारी विनाश के बाद से ही यह जमीन जो है ऊसर बंजर ग्रुप में चली आ रही थी। राजस्व अभिलेखों में शासकीय भूमि थी जो है, इसको लेकर के प्रशासन और नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अपना बोर्ड लगाया गया इसमें। और वहीं उत्तर प्रदेश के बहराइच में जेठ माह में लगने वाले सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर मेले का आयोजन नहीं होगा। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने मेले की अनुमति नहीं दी। गौरतलब है कि मेले का आयोजन 15 मई से होना था। हर वर्ष जेठ माह में लगने वाले मेले में भारी संख्या में जायरीन शामिल होते हैं, जिनके ठहरने, व्यवस्थाओं, सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से प्रबंध समिति को अनुमति नहीं दी। प्रबंध समिति दरगाह द्वारा
एक पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें वार्षिक जेठ मेले के आयोजन हेतु जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में बैठक कराए जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। उत्पन्न विभिन्न परिस्थितियों तथा कानून व्यवस्था के दृष्टिगत वार्षिक जेठ मेला कराए जाने की अनुमति की संस्तुति नहीं की गई है, जिसे प्रबंध समिति दरगाह मेले को भी अवगत करा दिया गया है। बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर जेठ मेले का आयोजन होता रहा है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों जैसे पहलगांव में आतंकी हमला एवं वक्फ बिल संशोधन और विगत में संभल में हुई हिंसा को लेकर जनमानस में विरोध व आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। अतः इन परिस्थितियों जैसे मेले में लाखों की भीड़ आती है, दृष्टिगत इस आयोजन को कराए जाने हेतु संस्तुति नहीं की गई है। और देश भर के मेडिकल कॉलेजों के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिल के लिए नीट यूजी परीक्षा 2025 का आयोजन रविवार 4 मई को होगा। परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए करेगा और इस बार परीक्षा के लिए 22,70,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। नीट परीक्षा के लिए 500 से अधिक शहरों में 5,453 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पिछले साल नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आने के बाद एनटीए ने इस बार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और इस बार 90% से अधिक परीक्षा केंद्र सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में बनाए गए हैं। इन केंद्रों की जिला, राज्य और केंद्र स्तर पर त्रिस्तरीय निगरानी की जाएगी। प्रश्न पत्र और OMR शीट पुलिस एस्कॉर्ट के बीच परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाए जाएंगे और हर परीक्षा केंद्र के निरीक्षण के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। परीक्षा के पहले, परीक्षा के दौरान या बाद में किसी भी प्रकार के कदाचार में लिप्त अभ्यर्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कदाचार में लिप्त अभ्यर्थियों को 3 साल तक एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में शामिल होने से रोका जा सकता है। साथ ही सार्वजनिक परीक्षाओं में अधिनियम 2024 के तहत भी उनके खिलाफ आपराधिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद और आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने समाजवादी पार्टी और प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने अखिलेश यादव पर दलित विरोधी मानसिकता का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर 2012 से 17 की सपा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 78 ARO अभ्यर्थियों की नियुक्ति रोके जाने का मामला उठाया है। उन्होंने सीएम योगी से पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की मांग की है। पत्र में सपा को दलित विरोधी मानसिकता वाली पार्टी बताया गया, खासकर तब जब पहले भी सपा की यूथ विंग ने बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को अपमानित करने का कृत्य किया है। और गोवा के शिरगांव में श्री लहराई यात्रा के दौरान भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई है और इस हादसे में 26 से ज्यादा लोगों के घायल होने की संभावना की गई। वहीं जबकि कई लोगों की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। घायलों का गोवा मेडिकल कॉलेज और नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और बिचोलिम अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। साथ ही अधिकारियों को सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। इस हादसे पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर घटना की जानकारी ली और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। घायलों के इलाज की पूरी व्यवस्था की जा रही है। इंसिडेंट जो हुआ दुखद घटना है। इस तरह के इंसिडेंट पहले कभी नहीं हुआ था। इन लोगों को शिफ्ट किया तो शिफ्ट हॉस्पिटल में लाने से पहले ही 6 लोगों की डेथ हो चुकी थी। कुछ लोगों को रिफ़र हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में किया था। वह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी मैं खुद होके गया। वहाँ पे 4 लोगों की डेड बॉडीज़ थी और बाकी 10 लोग एडमिट थे। उनके ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कर रहे हैं। इस इंसिडेंट्स के बारे में खुद होके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मुझे आज सुबह ही फ़ोन लगाया और इस इंसिडेंट्स की पूरी उन्होंने पूछताछ की और जिन जिन को कुछ सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट देने की भी उन्होंने कहा कि और कुछ सपोर्ट चाहिए तो खुद होके सेंटर से भी वो देने का कहा। लेकिन हम पूरी तरह से सभी की ट्रीटमेंट और बाकी व्यवस्था कर रहे हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोवा में हुई घटना पर दुख व्यक्त किया है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर पोस्ट पर कहा कि गोवा के शिरगांव में हुई भगदड़ की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में जानकर दुख हुआ, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। मैं शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। और पीएम ने गोवा हादसे पर दुख जताया है। पीएम ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि गोवा के शिरगांव में भगदड़ के कारण हुई मौतों से व्यथित हूं। अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। तो अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति यहां पर संवेदना व्यक्त की है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है। वहीं स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। देश भर के कई हिस्सों में मई माह में मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में पूर्वी राजस्थान से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार तक भयंकर आंधी तूफान देखने को मिला है। वहीं कई राज्यों में बारिश भी हुई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर के कई हिस्सों में मौसम बदलने के कारण बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से निजात मिली और मौसम सुहावना हो गया। और वहीं मौसम में हुए बदलाव का असर राजस्थान के जयपुर शहर में देखने को मिला। शहर के कई इलाकों में आंधी के साथ मौसम में अचानक बदलाव के कारण तापमान में गिरावट देखने को मिली है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने राष्ट्रीय चुनावों में शानदार जीत दर्ज की है। अब एंथनी अल्बनीजी की लेबर पार्टी चुनाव में बहुमत हासिल कर बिना किसी गठबंधन के अगली सरकार बनाएगी। एंथनी अल्बनीज 21 वर्षों में लगातार 2 बार जीतने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। अल्बनीज की अगुवाई में लेबर पार्टी ने इस चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन किया है और विपक्षी गठबंधन को करारी शिकस्त भी दी है। और इस चुनाव में ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और विपक्ष के नेता पीटर डटन के बीच टक्कर मानी जा रही थी। लिबरल नेशनल गठबंधन के पीटर डटन ब्रिस्बेन में डिक्सन की अपनी सीट हार गए हैं और उन्हें लेबर पार्टी की अली फ्रांस ने हराकर बड़ा राजनीतिक उलटफेर किया है। सिडनी में लेबर पार्टी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अल्बनीज ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों के लिए वोट दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंथनी अल्बनीज को उनकी शानदार जीत और एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि एंथनी अल्बनीज को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में शानदार जीत और पुनः निर्वाचित होने पर बधाई। ये मजबूत जनादेश आपके नेतृत्व में ऑस्ट्रेलियाई लोगों के स्थायी विश्वास को दर्शाता है। मैं भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता व समृद्धि के लिए हमारे साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट